महाजनपदों से नंदों तक। संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि के उल्लेखानुसार ईसा पूर्व छठी शताब्दी तक भग 22 भिन्न भिन्न जनपद स्थापित हो चुके थे, जिनमें से 3 अधिक महत्वपूर्ण लगभग माने जाते थे। ये थे मगध, कोसल और वत्स। महाजनपद। सुनने में आया है कि उत्तर वैदिक काल में ही अनेक जनपद और महाजनपद स्थापित हो चुके थे। आंध्र, पुलिंद, शबर और पुंड्र जैसे लोगों के साथ साथ कम से कम 9 जनपदों के नाम वैदिक साहित्य में दिए गए हैं। हालांकि ईसा पूर्व छठी शताब्दी के समय तक पाणिनि ने कोई 22 भिन्न भिन्न जनपदों का उल्लेख किया है, जिनमें से 3 यानी मगध, कोसल और वत्स अधिक महत्वपूर्ण माने जाते थे। प्रारंभिक बौद्ध और जैन साहित्य से इनकी अधिक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। उनमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, तथापि भिन्न भिन्न ग्रंथों में उनके नामों में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। कुल मिलाकर उनकी संख्या एक जैसी ही है, पर भिन्न भिन्न सूचियों में उनके नाम अलग अलग हैं। संभवतः इस अंतर का कारण ये है कि भिन्न भिन्न समय पर राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रही हैं और सूची निर्माता की जानकारी भी भौगोलिक निकटता अथवा दूरी के कारण कम या ज्यादा हो सकती है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार निम्नलिखित महाजनपद थे। 1. अंग, जिसमें आज के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले शामिल थे, जिसकी राजधानी चंपा थी। 2. मगध, जिसमें पटना, गया और शाहाबाद जिले के कुछ भाग शामिल थे, जिसकी राजधानी पहले राजगृह अथवा गिरिव्रज थी। 3. विज्जी, 8 गणतांत्रिक कुलों का एक परिसंघ जो बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। 4. मल, ये भी एक गणसंघ था और इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के आधुनिक जिले देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर आते थे, जिसकी 2 राजधानियां रहीं, कुशीनारा और पावा। 5. काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। 6. कोसल, जिसमें आज के जिले फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि शामिल थे, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। 7. वत्स, जिसमें आधुनिक जिले इलाहाबाद और मिर्जापुर आदि शामिल थे, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। 8. चेदी, जिसमें आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र शामिल था, जिसकी राजधानी शुकतिमती श्री। 9. कुरु, जिसमें आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का यमुना के पश्चिम में स्थित क्षेत्र शामिल था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली थी। 10. पांचाल, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यमुना नदी के पश्चिम की ओर कोसल जनपद तक स्थित क्षेत्र शामिल था, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। 11. शूरसेन, जिसमें ब्रजमंडल शामिल था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। 12. मत्स्य, जिसमें राजस्थान का अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र शामिल था। 13. अवंती, आधुनिक मालवा, जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिषमती थी। 14. अश्मक, जो नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित था, जिसकी राजधानी पोटन थी। 15. गांधार, पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, जिसकी राजधानियां तक्षशिला और पुष्कलावती थीं। और 16. कंबोज, पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। स्पष्ट है कि 16 महाजनपदों की इस सूची में भारत का उतना ही क्षेत्र शामिल है, जो पूर्व में बिहार से पश्चिम में अफगानिस्तान तक और उत्तर में हिंदुकुश से दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। इसमें बंगाल और पूर्वी भारत के विस्तृत क्षेत्र और व्यवहारिक रूप में संपूर्ण दक्षिण भारत शामिल नहीं है, लेकिन यही बौद्ध ग्रंथ संपूर्ण भारत की जानकारी भी देते हैं। दीघ निकाय के महागोविंद सूत में भारत की आकृति का वर्णन करते हुए उसे उत्तर में आयताकार और दक्षिण में त्रिभुजाकार, एक बैलगाड़ी की तरह बताया गया है। बौद्ध निकायों में भारत के 5 भागों यानी उत्तरापथ, पश्चिमोत्तर भाग, मध्य देश, बीच का भाग, प्राची, पूर्वी भाग, दक्षिणापथ, दक्षिणी भाग और अपरांत, पश्चिमी भाग का उल्लेख मिलता है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारत की भौगोलिक एकता ईसा पूर्व छठी शताब्दी से भी पहले परिकल्पित की जा चुकी थी। यदि हम जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और सूत्र कृतांग, महान व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, बौद्धायन धर्म सूत्र, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी और महाभारत में उपलब्ध जनपद सूची पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि उत्तर में हिमालय पर्वतमाला से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गांधार प्रदेश से पूर्व में बंगाल और असम तक का संपूर्ण भारत इन जनपदों से आच्छन्न था। कौटिल्य, 4वीं शताब्दी ईपू, ने एक चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत संपूर्ण देश की राजनीतिक एकता की परिकल्पना की थी और चक्रवर्ती राज्य की परिभाषा में उत्तर में हिमालय से दक्षिण में महासागर तक के समूचे क्षेत्र को शामिल किया था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक चलन में रहे आहत सिक्कों, पंचमार्क सिक्कों के वितरण यानी फैलाव के क्षेत्र से पता चलता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक समस्त भारत के लिए एक ही मुद्रा प्रचलित थी। ये तथ्य संपूर्ण देश के राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को दर्शाता है। बौद्ध साहित्य ये दर्शाता है कि कुछ जनपदों में राजतंत्रीय प्रणाली चलती थी। प्रत्येक जनपद में शासकों का एक अपना स्वतंत्र राजवंश होता था। चंद्रगुप्त मौर्य, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के राजदरबार में रहे यूनानी राजदूत मैक्सथनीज ने लिखा है कि उसने 151 पीढ़ियों के उन राजाओं की वंशावली देखी थी, जिन्होंने लगभग 6051 या 6015 वर्षों तक राज किया था।
इस दौरान मगध ने गणतंत्र प्रणाली का 3 बार प्रयोग किया था। मैक्सथनीज की पुस्तक इंडिका का यह उद्धरण पुराणों में सुरक्षित महाभारत युद्ध के बाद की राजवंशावली के अनुरूप है। महाजनपदों की सूची के साथ साथ हम बुद्ध के समय के अनेक सुप्रसिद्ध नगरों के नाम भी पाते हैं, जैसे चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और काशी। ये नगर अधिकतर महाजनपदों की राजधानियां थे। राजतंत्रात्मक राज्यों के अलावा गणतंत्रात्मक राज्य भी थे, जिन्हें गणसंघ कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध के समय ऐसे बहुत से गणतंत्रात्मक राज्य थे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गणराज्यों के नाम हैं। 1. कुशीनारा के मल। 2. पावा के मल। 3. कपिलवस्तु के शाक्य। 4. रामग्राम के कोल्य। 5. पिप्लिवन के मौर्य। 6. अलकंप के बुली। 7. केसपुत के कलाम। 8. सुमसुमारगिरी के भग्ग। 9. वैशाली के लिच्छवी। बौद्ध ग्रंथ मल्लों के 9 गणों और काशी के 9 गणों के बारे में भी बताते हैं। इन्होंने मगध के आक्रमण के विरुद्ध वज्जियों का साथ दिया था। कुशीनारा और पावा के मल इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। दिव्यावदान के अनुसार कदाचित बुद्ध के समय। कंबोज, महाजनपद, गंध, लिच्छवी, सुरसेन, विदेह, मथुरा, कपिलवस्तु, अयोध्या, मत्स्य, कौशाम्बी, अवंती, पाटलिपुत्र, तबीही, जैपनी, ताम्रपिप्ति, महानदी, प्रशिष्ठान। प्राचीन शहर भारत की वर्तमान सीमा। ताम्रपर्ण, सीलोन। आकृति 13.1 महाजनपदों का मानचित्र में मल 2 शाखाओं में बटे हुए थे। उनमें से एक शाखा थी कुशीनारा, कुशीनगर, और दूसरी पावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पडरौना। शायद उन्होंने 9 गणराज्यों का एक संघ भी बनाया था। कपिलवस्तु के शाक्य भी इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। कपिलवस्तु आज का पिपरवा था, जो नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य परिवार में हुआ था और शुद्धोदन शाक्यों का राजा था। रामग्राम के कोलिय शाक्यों के पूर्वी पड़ोसी थे। 200, 140। एज, आकृति 13.2 आहत सिक्के। पिप्लिवन के मौर्य भी अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य इसी क्षत्रिय कुल का था। अलकपा के बुलियों, केसपुत के कलामों और सुमसुमारगिरी के भग्गों के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है। बुद्ध के समय में वज्जी सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य था। ये गणराज्य गंगा के उत्तर की ओर बसा हुआ था, जबकि मगध दक्षिण की ओर स्थित था। वज्जी 8 गणों का संघ था, जिसमें लिच्छवी सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। उन्हें इष्टकुली कहा जाता था। वज्जी, लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक महत्वपूर्ण कुल थे। जैनों के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। बुद्ध के समय में लिच्छवी गण चेटक के नेतृत्व में वज्जी संघ का सबसे प्रमुख गणराज्य था। वे क्षत्रिय भी कहलाते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु ने वज्जियों को परास्त करके उनके गणराज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। मगध का उदय। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जिन 4 महत्वपूर्ण राज्यों ने प्रसिद्धि प्राप्त की, वे थे मगध के हर्यंक, कोसल के इक्ष्वाकु, वत्स के पौरव और अवंती के प्रद्योत। हर्यंक एक नए वंश का नाम था, जिसकी स्थापना बृहदथों को परास्त करने के बाद बिंबिसार द्वारा मगध में की गई थी। प्रद्योतों को ये नाम इसलिए दिया गया था, क्योंकि इस वंश के संस्थापक का नाम प्रद्योत था। 2 अन्य वंश तो पुराने राजवंश ही थे। यह एक रोचक तथ्य है कि महाभारत में जिन प्रसिद्ध राज्यों कुरु, पांचाल, काशी और मत्स्य का उल्लेख है, वे इस काल में भी मौजूद थे, हालांकि उनकी गिनती अब छोटी शक्तियों में की जाती थी। इन राज्यों के बहुत से राजाओं में परस्पर वैवाहिक संबंध हो चुके थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें आपस में लड़ाइयां नहीं होती थीं। उपर्युक्त चारों प्रमुख राजवंशों ने अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने और छोटे राज्यों को हड़पने का प्रयत्न किया था। उदाहरण के लिए, लोक कथाओं के अनुसार अवंती के राजा प्रद्योत ने कौशाम्बी के राजा उदयन के खिलाफ युद्ध किया था। ऑक्सिस, एस खानुम। चांदी के आहत सिक्कों के संचय। चांदी के सिक्कों की घुटपुट प्राप्ति। 200, 400 किलोमीटर। मीरपुर, परा, अमरावती, श्री। आकृति 13.8 चांदी के आहत सिक्कों का वितरण हुई थी। हालांकि उदयन उसका जामाता था और एक अन्य समय उसने मगध की राजधानी राजगृह पर हमला बोला था। कोसल के राजा प्रसेनजित ने काशी को अपने अधीन कर लिया था और उसके पुत्र ने बाद में कपिलवस्तु के शाक्य राज्य को जीत लिया था। इसके अलावा मगध के राजा बिंबिसार ने अंक को अपने राज्य में मिला लिया था और उसके पुत्र अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों को जीत लिया था। ये सभी राजा प्रयोत, उदयन, बिंबिसार और प्रसेनजित ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में संभवतः पौरव और प्रद्योत गण प्रभुसत्ता की होड़ से हट गए थे और अब मगध के हरनकों और कोसल के इक्ष्वाकुओं ने अखाड़ा संभाल लिया था।
परिणामस्वरूप प्रसेनजित और अजातशत्रु के बीच एक भयंकर संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा और हालांकि काफी समय तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला, पर अंततोगत्वा मगध राज्य को विजयश्री प्राप्त हुई। इसके बाद तो मगध उत्तर भारत में सर्वोच्च शक्ति का अधिष्ठान बना रहा और अंततः चरमोत्कर्ष प्राप्त करते हुए उन विशालतम साम्राज्यों की श्रेणी में विराजमान हो गया जो अब तक भारत के इतिहास में दृष्टिगोचर हुए हैं। अजातशत्रु मगध के प्रभुत्व का संस्थापक था। लगभग 475 ईपू में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उदयन राज्य सिंहासन पर बैठा। परंपरागत जनश्रुति के अनुसार उसी ने मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। जैसा कि महाकाव्य साहित्य में कहा गया है, राजगृह, जो अब पटना जिले में राजगीर के अवशेषों के रूप में विद्यमान है, मगध राज्य की राजधानी के रूप में काम देता रहा। जब अजातशत्रु लिच्छवियों के विरुद्ध लड़ रहा था, उसने पाटलिग्राम में, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा था, प्रतिरक्षा के लिए एक दुर्ग बनवाया था। उस दौरान उस स्थान के सामरिक महत्व ने मगध के दूरदर्शी नरेश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया होगा और जाहिर है इसीलिए उदयी ने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाने के लिए इसे अधिक उपयुक्त स्थान माना होगा, क्योंकि उस समय तक मगध साम्राज्य की सीमाएं सभी दिशाओं में दूर दूर तक फैल चुकी थीं। शिशुनाग। बौद्ध परंपरागत साहित्य के अनुसार उदयी और उसके तीनों उत्तराधिकारी शासन कार्य के लिए अयोग्य साबित हुए, इसलिए जनता को उनसे घृणा उत्पन्न हो गई और उन्होंने शिशुनाग को, जो अंतिम राजा का मंत्री था, राजा के रूप में चुन लिया। पुराणों में कहा गया है कि शिशुनाग उस राज परंपरा वंश का संस्थापक था जिसमें बिंबिसार उत्पन्न हुआ था और इसीलिए इसे शिशुनाग वंश कहा जाता है। नंद वंश। शिशुनाग के पुत्र एवं उत्तराधिकारी कालाशोक के बाद महापद नंद नाम का एक नायक कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार राजगद्दी पर बैठा। उसने नंद नाम के एक नए राजवंश की स्थापना की। ऐसा प्रतीत होता है कि महापद में एक महान सैनिक प्रतिभा का धनी था। उसने लंबे समय से यश का उपयोग कर रहे क्षत्रिय राज परिवारों जैसे पौरवों, इक्ष्वाकुओं और प्रद्योतों को, जो कौशाम्बी, कोसल और अवंती में शासन कर रहे थे, पराजित कर सदा के लिए नष्ट कर दिया और अधिकांश उत्तर भारत पर आर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार तथा अजातशत्रु द्वारा प्रारंभ किए गए विजयाभियान में बराबर प्रगति होती गई। विदेशी आक्रमण। भारतीय सीमा प्रदेश पर फौसियों की विजय। उस काल में भारत के पश्चिमी सीमा प्रदेश पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान में कोई सबल राजनीतिक सत्ता नहीं थी। साहित्य में उल्लिखित 16 महाजनपदों में से केवल 2 कम्बोज और गांधार इस बाहरी क्षेत्र में रखे जा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय उस क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे रजवाड़े थे जो स्वतंत्र प्रायः आपस में लड़ते रहते थे और इसलिए वे आसानी से किसी भी बाहरी आक्रमणकारी के शिकार बन सकते थे। फारस, ईरान के शक्तिशाली हखामनी एकीमेनियन शासकों की आंखें स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र पर थीं और संभवतः साइरस 558-530 ईपू ने हिंदुकुश पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में रहने वाले अनेक रजवाड़ों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन इसके बाद डेरियस दार्यवहु 522-486 ईसा पूर्व के शासन काल में हमें भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हखामनी शासन के विस्तार के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। इस राजा के 2 उत्कीर्ण लेखों में हिंदू को उसके राज्य का हिस्सा बताया गया है। इस शब्द का अर्थ ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य किसी ऐसे प्रदेश से अवश्य है जो सिंधु नदी के में स्थित हो और जिसे डेरियस ने 518 बीसी आसपास जीता हो। यूनानी इतिहासकार हेरोड का कहना है कि 517 बीसी में डेरियस ने सिंधु की घाटी की खोज करने के लिए एक नौका भी भेजा था। भारत में यह फारसी ईरानी शासन कितने दिन रहा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके 330 बीसी के आसपास तक जारी रहने की बात आमतौर पर इस धारणा पर आधारित है कि भारतीय सैनिक उस हखामनी सेना में शामिल थे जिसने जर्सीज के समय 486-465 ईसा पूर्व में यूनान पर विजय प्राप्त की थी और 330 बीसी में गौना नामक स्थान पर सिकंदर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इसे किसी भी तरह सुनिश्चित निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय सैनिक उस सेना में अन्यथा भी रह सकते थे। सिकंदर का आक्रमण। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनानी और फारसी ईरानी पश्चिम एशिया पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आपस में लड़े थे। सिकंदर के हाथों हखामनी राजा डेरियस तृतीय की पराजय स्थिति में एकदम परिवर्तन ला दिया। सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया और ईरान तथा इराक सहित अधिकांश पश्चिमी एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उसने भारत की ओर ध्यान दिया। फारसी साम्राज्य को जीतने के बाद सिकंदर 326 ईपू में खैबर दर्रे को पार करते हुए भारत में घुस आया। ये जान लेना आवश्यक होगा कि भारत पर सिकंदर के अभियान का इतिहास यूनानी और रोमन स्रोतों में उपलब्ध वृत्तांतों के आधार पर ही लिखा गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि किसी भी भारतीय स्रोत में सिकंदर अथवा उसके अभियान के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। आश्चर्यजनक तथ्य है कि एक ओर तो यूनानी भारत पर सिकंदर के अभियान का वृत्तांत विस्तार से देते हैं, लेकिन दूसरी ओर वे कौटिल्य के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखते, यानी बिल्कुल चुप हैं।
हालांकि यूनानी स्रोतों के सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य को एक ही व्यक्ति मान लेना और चंद्रगुप्त के सिंहासनारोहण की तारीख को 326 बीसी निर्धारित करना भारतीय इतिहास के तिथिक्रमिक ढांचे का मुख्याधार बन गया है। जब सिकंदर भारत की भूमि पर पहुंच गया तो तक्षशिला, पंजाब में रावलपिंडी के पास का राजा उसकी सहायता करने के लिए उसके पास जा पहुंचा। केवल एक दो अन्य भारतीय रजवाड़ों ने तक्षशिला के इस हेय उदाहरण का अनुकरण किया। अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के अधिकांश राजाओं और गणराज्य प्रमुखों ने उसका डटकर मुकाबला किया, लेकिन वे असफल रहे। इस तथ्य के बावजूद कि ये छोटे छोटे रजवाड़े सिकंदर की अनुभवी सेनाओं की तुलना में बहुत कमजोर थे और यह भली भांति जानते थे कि उनके जीतने की संभावना रंचमात्र भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बिना लड़े घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। यूनानी लेखकों ने इनमें से अधिकांश रजवाड़ों की वीरता और देशभक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की है। हिंदुकुश पार करने के बाद सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। एक भाग को उसने अपनी कमान में रखा, जबकि दूसरे भाग को अपने दो सर्वोत्तम सेनापतियों की कमान में रख दिया। सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने का काम अपने जिम्मे में रखा। यूनानियों को हस्ती नामक एक कबायली सरदार से कड़ा प्रतिरोध सहना पड़ा। हस्ती की राजधानी पुष्कलावती थी। यूनानियों ने पुष्कलावती को घेर लिया। हस्ती ने पूरे 30 दिन तक इस घेरे का मुकाबला किया और अंत में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी सेना भी अंतिम सैनिक के जीवित रहने तक आक्रमणकारी से वीरतापूर्वक लड़ती रही। जब असेकनोई नरेश लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ तब तो उसकी वीरांगना रानी ने सेना की कमान संभाल ली। वे अंत तक अपने देश को बचाने के लिए कृतसंकल्प थे। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनमें इतना उत्साह कूट कूट कर भरा था कि नारियां भी रणक्षेत्र में कूद पड़ी। और तो और भाड़े के सैनिकों ने भी अपयशपूर्ण जीवन की अपेक्षा यशस्कर मृत्यु को वरण करना श्रेष्ठ समझा। कई दिनों के वीरतापूर्ण प्रतिरोध को सहने के बाद सिकंदर राजधानी मसाजा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सका। सिकंदर ने स्वयं 7000 सैनिकों की भाड़े की सेना के साथ एक विशेष करार किया और उसके अंतर्गत उन्हें जीवन दान दे दिया, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने और स्वयं सिकंदर ने भी उन सैनिकों को रात के अंधेरे में घेरकर निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। स्वयं यूनानी लेखकों द्वारा भी इस बर्बरतापूर्ण हत्याकांड की घोर निंदा की गई है। असेकनोई और अन्य रजवाड़ों को हराने के बाद सिकंदर अपनी सेना के दूसरे भाग के साथ मिल गया। अटक से लगभग 24 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित ओहिंद के पास सिंधु नदी पर एक पुल बनाया गया। सिंधु को पार करके सिकंदर तक्षशिला की ओर बढ़ा। जब वह तक्षशिला से लगभग 7 किलोमीटर दूर था, तभी वहां का राजा अम्भी सिकंदर की अगवानी में वहां आ पहुंचा और उसने सिकंदर की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। हालांकि पश्चिमोत्तर भारत के राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा उस प्रदेश का शासक था, जिसका राज्य झेलम और चिनाब के बीच स्थित था, जिसे यूनानी पोरस कहते हैं। ये नाम शायद पौरव का बिगड़ा हुआ रूप है। जब उसे सिकंदर के दूत बुलाने आए तो उसने गर्व से उत्तर दिया कि वह सिकंदर से अवश्य मिलेगा, मगर अपने राज्य की सीमा पर और वहां भी अपने शस्त्रों के साथ। सिकंदर ने भी उससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी की। स्मरण रहे कि पोरस एक छोटे से राज्य का शासक था और उसके राज्य का क्षेत्रफल आधुनिक पंजाब के एक जिले से भी बड़ा न होगा। पोरस बड़ी बहादुरी से लड़ा, उसके शरीर पर 9 घाव लगे और उसे बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने उससे पूछा, कहो, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। पोरस ने तत्काल गर्व के साथ उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। शूरवीर पोरस के इस उत्तर से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया और 5000 नगरों तथा असंख्य गांवों सहित 15 गणराज्य के राज्य क्षेत्र को उसे सौंपते हुए उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। आगे व्यास नदी की ओर बढ़ते हुए सिकंदर का कठों के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें 17,000 कट सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 70,000 बंदी बना लिए गए। सिकंदर का पीछे हटना। सिकंदर का आगे बढ़ना व्यास नदी के तट पर आकर रुक गया, क्योंकि उसके सैनिकों ने गदर कर दिया और जुलाई 326 बीसी के अंत में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ये कहना कठिन है कि उसके सैनिकों द्वारा उसकी आज्ञा की अवज्ञा किए जाने के पीछे मात्र उन सैनिकों की थकावट ही थी, जैसा कि यूनानी लेखकों ने कहा है, अथवा वे नंदों के उस शक्तिशाली साम्राज्य से भयभीत हो गए थे जो नदी के उस पार स्थित था। लेकिन ये जान लेना रुचिकर होगा कि जब सिकंदर अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने अपने जवाब में इस बात पर जोर दिया कि इस अभियान के दौरान यदि सिकंदर के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो संपूर्ण सेना पर महाविपत्ति आ पड़ेगी। ऐसा कहते समय सिकंदर के सैनिकों पर निस्संदेह उन छोटे छोटे गणराज्यों की संपूर्ण जनता द्वारा प्राणों का मोह छोड़कर वीरतापूर्वक उपस्थित किए गए कठोर प्रतिरोध और उनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य देशभक्ति की याद हावी रही होगी। अनेक प्राचीन यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है कि सिकंदर और उसके सैनिक इसीलिए वापस हट गए क्योंकि वे नंदों के शक्तिशाली साम्राज्य से डर गए थे। वास्तविक कारण कुछ भी रहा हो, सिकंदर को अपने बागी सैनिकों के निर्णय के सामने झुकना पड़ा और उसने वापस लौट जाने का निर्णय ले लिया। झेलम और चिनाब के संगम के पास उसे एक गणसंघ से लड़ना पड़ा, जिसका नेतृत्व मल्लोई, मालव और ओक्सिकाई क्षुद्रक कर रहे थे। मालवों के सभी नगर युद्ध में प्रतिरोधी दुर्ग बन गए।
उनमें से एक नगर दुर्ग में 5000 ब्राह्मणों ने कलम छोड़कर तलवार हाथ में उठा ली और लड़ते लड़ते बलिदान हो गए। उनमें से कुछ ही दुर्भाग्यशाली बचे जो बंदी बना लिए गए। एक अन्य नगर पर आक्रमण करते हुए सिकंदर बुरी तरह घायल हो गया और जब उसके सैनिकों ने उस नगर पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने गुस्से में आग बबूला होकर वहां मिले हर आदमी को, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का था, तुरंत मौत के घाट उतार दिया। एक अन्य गणसंघ अगलसोई अर्जुनन भी बड़ी बहादुरी से लड़ा और जब उनके एक नगर पर सिकंदर का कब्जा होने लगा तो वहां के सभी 20,000 नागरिकों ने आखिरी दम तक एक लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उनमें से जो स्त्री बच्चे बचे उन्होंने धू धू करती हुई अग्निज्वाला में कूदकर अपनी लाज बचाई। शौर्य, देशभक्ति और बलिदान की ऐसी गाथाओं की एक लंबी सूची है। सितंबर 325 ईपू में सिकंदर पाटल पहुंचा और वहां से उसने अपने घर की ओर कूच किया। वह अपनी सेना के साथ स्थल मार्ग से आगे बढ़ा, पर उसने अपने जहाजों को नियकस के नेतृत्व में जलमार्ग से भेज दिया। सिकंदर अपनी वापसी यात्रा में 824 ईपू में फारस में सूसा पहुंचा और अगले वर्ष वहीं उसकी मृत्यु हो गई। भारत छोड़ने से पहले उसने अपने विजित क्षेत्रों पर प्रभावी क्षत्रप नियुक्त कर दिए थे, लेकिन कुछ पराजित गणसंघों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और सिकंदर के भारत छोड़ने से पहले ही कई उपद्रव खड़े हो गए। सिकंदर की मृत्यु के बाद तो यूनानी साम्राज्य का विशाल भवन शीघ्र ही खंड खंड हो गया। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। सिकंदर महान के आक्रमण का यूनानी इतिहासकारों ने अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है क्योंकि उन्होंने अपने वीर नायक के विजयाभियानों से स्वाभाविक रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया होगा, लेकिन यह एक पहेली है कि इस घटना का भारतीय ग्रंथ परंपरा में उल्लेख क्यों नहीं मिलता। भारतीय लेखक इस घटना पर चुप क्यों रहे? क्या इसका कारण ये था कि सिकंदर ने तत्कालीन भारत के सीमांत क्षेत्र को ही छुआ था और वह भारतीय लोगों पर कोई दूरगामी प्रभाव छोड़े बिना ही वापस लौट गया? उसके अभियान को कोई भारी सैन्य उपलब्धि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने कुछ छिटपुट गणसंघों या छोटे छोटे रजवाड़ों पर ही विजय का श्रेय प्राप्त किया था। एक छोटे से राज्य के शासक पोरस से लड़ने में ही उसे और उसकी सेना को थकान हो गई थी। उसे देखते हुए ये कल्पना करना स्वाभाविक होगा कि वह नंदों की अदम्य शक्ति का शायद ही मुकाबला कर सकता था। इसके आगे इस अभियान में वह जो कुछ थोड़ा बहुत जीत सका था, वह भी उसके पीठ फेरते ही 3 महीने के भीतर उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि उसके द्वारा जीते गए अधिकांश क्षेत्र स्वतंत्र हो चले थे।